1947 में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान बना नेहरू का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की जो आइडियोलॉजी थी वो थी सेक्युलर, सोशलिस्ट और लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी। आगे बढ़ते बढ़ते आया 1984। तब बीजेपी भी एक पार्टी बन के उभरी रही थी और उस वक्त उसने जीती थी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 सीट्स। धीरे धीरे हम और आगे बढ़े और फिर आया 2019 और 2019 वो ऐतिहासिक साल था जब बीजेपी ने पूरी जीत दर्ज की और अकेले ही प्राप्त की 303 सीट्स। और इस तरह से हम लेफ्ट लीनिंग के बजाय बन चुके थे पूरी तरह से राइट विंग्ड आइडियोलॉजी वाला एक देश। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फीयर और आज हम समझेंगे कि 1947 में जब राइट विंग का अस्तित्व ना के बराबर था, वो आज 2026 में आते आते एक मेजॉरिटी आइडियोलॉजी कैसे बन गई है। अब अगर राइट विंग की डेफिनेशन की बात करें तो हिंदुस्तान में जो राइट विंग की डेफिनेशन है और जो वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज में डेफिनेशन है राइट विंग की, वो बिल्कुल ही अलग है। हिंदुस्तान में राइट विंग का मतलब होता है हिंदू रिलेटेड नेशनलिज्म, या जिसको कई बार हिंदुत्व भी बोला जाता है। तो जब हमें आजादी प्राप्त होने वाली थी उसके पहले ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हिंदुस्तान पे पूरी तरह से राज कर रहा था। वो हिंदूज को टारगेट कर रहे थे मेजॉरिटी में, साथ में जो भी और हमारी कम्युनिटीज थी उनको भी टारगेट किया जाता था। तो हिंदूज हमेशा से ब्रिटिशर्स के एक टारगेट रहे थे। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो हिंदूज को टारगेट करती थी, उनको कन्वर्ट कराने में, उनको शेमफुल महसूस कराने में, हमारे कल्चर को दबाने में, हमारे रिलीजन को खत्म करने में क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही थी। इसके साथ ही जब भी कम्युनल बेसिस पे आजादी के पहले भी लड़ाई होती थी हिंदू और मुसलमानों के बीच, तब हालांकि मुसलमान बहुत ही कम नंबर में थे, आज के मुकाबले तो बहुत ही कम डेमोग्राफी थी उनकी, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े हिंदू के ऊपर, जो हमारे मेजॉरिटी रिलीजन था, उसके ऊपर भारी पड़ जाते थे। इन सारी वजहों की वजह से राइट विंग आइडियोलॉजी का जन्म हुआ, जो फोकस करता था हिंदू एज अ रिलीजन के ऊपर, और वो बनाना चाहता था हिंदू आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जो राइट विंग के बीज बोए गए थे वो आजादी के पहले बो दिए गए थे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में। आजादी को प्राप्त करने के लिए राइट विंग आइडियोलॉजी का एक तरह से जन्म हुआ, क्योंकि उस वक्त हिंदूज डिवाइडेड थे। हिंदूज के इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही थी और हिंदूज को ही टारगेट भी किया जा रहा था। इस डायरेक्शन में कुछ लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जैसे कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम जो गाना है उसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू के जो सिंबल्स होते हैं उसको सिनोनिम बनाया, जो पॉलिटिकल अंडरवेंट हो रहा था आजादी प्राप्त करने के लिए, उसके साथ आगे बढ़े। तो फिर 1915 में जन्म हुआ हिंदू महासभा का, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान था सावरकर का। हिंदू महासभा का जन्म किया गया था ताकि हिंदूज के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी एक आवाज मिल सके, हिंदूज को यूनिफाई किया जा सके और फ्रीडम दिलाया जा सके हिंदूज के टर्म्स पे। आगे चल के 1923 में इसी डायरेक्शन में सावरकर ने अपनी किताब द एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व में हिंदुत्व की एक डेफिनेशन दी, जिसमें उन्होंने बोला हिंदुत्व वो चीज है उन लोगों के ऊपर लागू होता है जो हिंदुस्तान को अपनी पुण्य भूमि और पितृभूमि दोनों ही माने। पितृभूमि वो भूमि हुई जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स रहते हैं, जहाँ पे आपके बहुत पूर्वज रहा करते थे, और पुण्य भूमि वो हो गई जहाँ पे आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं। सावरकर के पूरे रोल को पूरी तरह समझने के लिए आप हमारे सावरकर के ऊपर बेस्ड वीडियो पे जाके पूरी समझ प्राप्त कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। फिर 1925 में आरएसएस की स्थापना की हेगड़ेवर ने। आरएसएस की स्थापना की गई थी सावरकर से इंस्पिरेशन लेके। जिस तरह से सावरकर डिसिप्लिन में बिलीव करते थे और हिंदूज को यूनिफाई करने में बिलीव करते थे,
इसी से इंस्पिरेशन लेके हेगड़े ने स्थापना की आरएसएस की। लेकिन सावरकर के हिंदू महासभा से हेगड़े की आरएसएस बहुत अलग थी, जहां सावरकर बिलीव करते थे पॉलिटिक्स में कूदने में, हिंदूज के पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बढ़ाने में, वहीं हेगड़े बात करते थे पॉलिटिक्स से दूर रहने में। अब ये आरएसएस बेसिकली दो तरह के काम कर रही थी। पहले तो वो हिंदूज को डिसिप्लिन कर रही थी और फिजिकली स्ट्रांग बना रही थी, ताकि वो दूसरी कम्युनिटीज का सामना कर सके अगर कोई कम्युनल राइट्स हो जाए। इसके अलावा संघ का यूज करके वो डेली लाइफ में भी हिंदुइज्म को इम्प्लीमेंट करवाते। ये जितने ही लोग थे, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये सब एक तरह से एक ही डायरेक्शन में काम कर रही थी, वो था हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू आइडियोलॉजी। और यही स्थापना हुई थी राइट विंग आइडियोलॉजी की हिंदुस्तान में। इस पूरे सिनेरियो में आरएसएस की बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है, और आज आरएसएस ही वो एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत पहले से, शुरुआत से 1925 से आज तक खड़ी हुई है। आरएसएस के बारे में और समझने के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे आरएसएस पे बने हुए वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आजादी के बाद हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने श्री जवाहरलाल नेहरू, और उनकी आइडियोलॉजी थी एक सेक्युलर लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। इसी आइडियोलॉजी पे हमारे भारत देश ने आगे बढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पे सेक्युलरिज्म की आड़ में हो रहा था मुसलमानों का अपीजमेंट, वोटर बैंक के लिए सारी पॉलिटिक्स, और हिंदू एज अ रिलीजन, हिंदुइज्म एज अ कल्चर को दबाए जाने की साजिश। और इन्हीं वजहों से 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना की भारतीय जनसंघ की। श्याम प्रसाद मुखर्जी ओरिजिनली हिंदू महासभा के मेंबर थे, वो हिंदू महासभा से अलग हुए और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आरएसएस का ही एक पॉलिटिकल आर्म था। इस स्थापना के बाद भी बहुत ज्यादा सक्सेस इस राइट विंग्ड पार्टी को मिल नहीं पाया। इसके बाद सीधे आया इमरजेंसी का समय, यानी कि 1975 से 77 का समय। इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगा दी हिंदुस्तान पे इमरजेंसी। इस इमरजेंसी को अपोज करने के लिए सारे की सारी ऑपोजिशन पार्टी ने मिलके जनसंघ के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, जिसका नाम था जनता पार्टी। और इस जनता पार्टी ने फाइनली 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्टी को हरा दिया और इमरजेंसी को खत्म कराया। इमरजेंसी के ऊपर बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इमरजेंसी पे बने हुए वीडियो को देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट इंदिरा गांधी की गिरी, इमरजेंसी हटी और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये एक राइट विंग्ड जो एक पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो था उसने रूल करना शुरू किया। हालांकि ये रूलिंग बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी और 2 साल के अंदर ही ये कोलिशन गवर्नमेंट जो जनता पार्टी के रूप में बनी थी ये गिर गई। लेकिन टूटने के बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट गिरी, इसमें से जो बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे एल.के. अडवाणी हैं, वाजपेयी जी हैं, इन सब ने मिलके बनाई भारतीय जनता पार्टी 1981 में। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अब बीजेपी पार्टी बन तो गई, लेकिन 1984 में इनको मिली मात्र 2 सीट्स और ये एक बहुत ही कमजोर, एक मार्जिनलाइज्ड प्लेयर की तरह साइड में पड़े रहे। आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली आया 1990, जब एल.के. अडवाणी ने, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इन्होंने शुरू की रथ यात्रा और पहुंच गए अयोध्या, जहां पे बाबरी मस्जिद की साइड पे इन्होंने मांग की कि वापस बने राम मंदिर, क्योंकि ये है राम लला की जन्मभूमि। और फिर फाइनली 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और यहाँ से शुरू हुई हिंदू नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स की एक बाढ़। हिंदूज ने अपने आप को यूनिफाई करना शुरू किया।
हिंदूज भी अपने कल्चर, अपनी आइडियोलॉजी और अपने रिलीजन को लेके आगे बढ़े और यहाँ से उभरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग लेयर राइट विंग्ड आइडियोलॉजी। इस राम मंदिर ने बहुत ज्यादा पुश किया हमारे देश में राइट विंग्ड आइडियोलॉजी को, जो एक तरह से हिंदू सेंटिमेंट बेस्ड आइडियोलॉजी है, और इसी ने बहुत ज्यादा पुश दिया बीजेपी पार्टी को भी। इसी वजह से फाइनली 1996 में, हालांकि मात्र 13 दिन के लिए ही सही, लेकिन बीजेपी इंडिपेंडेंस के बाद पहली ऐसी पार्टी उभर के आई कांग्रेस के अलावा जिसने मेजॉरिटी में खुद को साबित किया। फिर 1998 में दोबारा वाजपेयी जी के अंडर बीजेपी ने रूल किया 13 महीने के लिए, और फिर 1999 से 2004 तक पूरा टेन्योर पूरा किया। 1998 से लेके 2004 तक ये पूरा जो बीजेपी का रूल चला, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए जो राइट विंग आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे कि सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। इस न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, नीचे लिंक हम दे देंगे। इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, और बीजेपी पार्टी एक ऑपोजिशन के रूप में स्थापित हुई, और वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन निकला कि फाइनली 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टक्कर दी कांग्रेस पार्टी को, और 2014 से लेके आज 2026 तक नरेंद्र मोदी ही रूल कर रहे हैं और कांग्रेस पावर में लौट के नहीं आ पाई है। और यही वजह है कि जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाला हमारा देश हुआ करता था, वो आज कहीं ना कहीं एक राइट विंग आइडियोलॉजी वाला देश बन चुका है, और बीजेपी पार्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के उभरी है। अब ये जो आरएसएस, बीजेपी, संघ परिवार के जो पूरा इकोसिस्टम है, और जो ये हिंदुत्व रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है, इसने जो इतना जोर पकड़ा, ये जो आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी बन गई है, लेफ्ट विंग जो आज खत्म होने की कगार पे है और राइट विंग जो इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी बन के आज स्थापित हो चुकी है, इसका पूरा श्रेय बीजेपी या आरएसएस को नहीं जाता है, बल्कि मेजॉरिटी में इसका पूरा श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे राज्य में करीब जो 40-50 साल का उन्होंने राज किया हिंदुस्तान पे, उस पूरे राज्य में बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत सी गलत पॉलिसीज अपनाई हैं, जिन्होंने सीधे फेवर किया राइट विंग पॉलिटिक्स को, बीजेपी एज अ पार्टी को और संघ परिवार को। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी गलती है वो है स्यूडो सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस करना। स्यूडो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के माइनॉरिटीज के फेवर में कर देना। कहने का मतलब है कि सेक्युलरिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन तो बोलती है कि सब बराबर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, लेकिन कांग्रेस का सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बोलती है कि मुस्लिम्स जो बोले वही सेक्युलरिज्म है, और हिंदूज के फेवर में अगर कोई चली जाए चीज, वो सेक्युलरिज्म नहीं है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हुए, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल था शाह बानो का केस। तो शाह बानो के केस में हुआ ये था कि कोर्ट ने ग्रांट किया कि शाह बानो नामक ये जो एक मुस्लिम महिला थी, इनको डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, उन्होंने बोला कि ये चीज गलत है, क्योंकि शरिया लॉ के अगेंस्ट है। शरिया लॉ में आप एक औरत को मेंटेनेंस नहीं दे सकते। और इसका साथ देने के लिए राजीव गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोर्ट की रूलिंग को उल्टा कर दिया, ओवर रूल कर दिया, और शाह बानो का मेंटेनेंस कैंसिल करवाया गया। इससे ये साफ हिंदुओं को समझ में आ गया कि एक तरफ तो आप हिंदूज की आस्था को प्रमोट नहीं करते हैं, आप हिंदूज के रिलीजियस प्लेसेस को प्रमोट नहीं करते हैं,
हिंदू टेम्पल्स को आप अपने हाथ में रखते हैं और जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस के चर्च और मॉस्क हैं उनको आपने फ्री छोड़ रखा है, उसमें आप बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं। आप हिंदू प्रैक्टिसेस को तो कोर्ट के अंदर ले आते हैं, लेकिन शाहबानो जैसे केस में शरिया लॉ के मद्देनजर रखते हुए आपने शरिया लॉ को तवज्जो दी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पीछे छोड़ दिया। ये देख के हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और जागरूक हो गई। इस जागरूकता को खत्म करने के लिए या बैलेंस आउट करने के लिए 1986 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद पे ताले लगे हुए थे उसको हिंदुओं के लिए खुलवाया और आउटर कोर्टयार्ड में जाने की इजाजत दे दी ताकि वो वहां जाके पूजा अर्चना कर सके। अब ये जो ताले खोले गए इसको दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट किया गया। कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे हिंदुओं को पैसिफाई करना चाह रही थी ताकि शाहबानो केस की वजह से जो हिंदू जागरूक हो गए थे, जो कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहे थे, वो थोड़ा सा पैसिफाई हो जाए और उनको ये दिख जाए कि भाई कांग्रेस पार्टी उनको भी पूजा करने की इजाजत दे रही है बाबरी मस्जिद में। एक तरह से ये देखा जब हिंदुओं ने दूरदर्शन पे वो ताले खुलते हुए, तो मिलियंस ऑफ हिंदूज के दिलों में ये आग लग गई कि भाई बाबरी मस्जिद में आप हमें परमिशन दे रहे हैं पूजा करने की, ये तो हमारे ही राम लला की जन्मभूमि है, इसके लॉक्स तोड़वा के आप क्या बता रहे हैं। इस वजह से राम जन्मभूमि का मुद्दा हिंदुओं के दिलों में एक अलग जगह लेके उभरा और इसी वजह से फाइनली 1990 में LK आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, अयोध्या पहुंचे और उसके बाद तो जो हुआ वो कहानी हम सबको पता ही है। इस तरह के स्यूडो सेक्युलरिज्म के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप के अगेंस्ट ये हिंदुओं का गुस्सा एक तरह से बढ़ा दिया और बीजेपी और उसकी राइट विंग आइडियोलॉजी को आगे बढ़ने का मौका दिया। ये थी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती और इन वजहों से कांग्रेस पार्टी आज बहुत ही खतरे में आ चुकी है। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी करीब करीब खत्म हो चुकी है और राइट विंग आइडियोलॉजी अपने चरम पे है। सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आज हम एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाली कंट्री की तरह नहीं देखे जाते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लीड कर रहे हैं उनकी लीडरशिप के अंतर्गत हम एक राइट विंग आइडियोलॉजी वाली कंट्री की तरह देखे जाते हैं, जो मार्केट ओरिएंटेड है, इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड है और साथ में एक तरह से राइट विंग आइडियोलॉजी में कल्चरल इक्वालिटी को फेवर करती है और हिंदुइज्म एज अ रिलीजन को मान्यता देती है। साथ ही साथ बाकी रिलीजन्स को भी अपने साथ आगे बढ़ने का मौका देती है अपनी पॉलिसीज के थ्रू। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस और इंसाइट्स के लिए प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।